नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका ब्राइट कैरियर चैनल में स्वागत है। आप यहाँ ध्यान से देखिए। अब अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। कि मतलब कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर क्या करता है, डिपेंड करता है, या कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, रेजिस्टेंस को। अब देखो, रेजिस्टेंस को जो पहला फैक्टर जो क्या करता है, अफेक्ट डालता है, वो होती है लेंथ ऑफ वायर। क्या होता है? लेंथ ऑफ वायर। अब देखो ये लेंथ कैसे अफेक्ट डालती है रेजिस्टेंस पे। देखो, जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। कि फॉर एग्जांपल हम ये बता सकते हैं कि अगर लेंथ को हम डबल कर दे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब देखो इसमें जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। तो हम पहले तो ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। यदि आप लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल करोगे ट्रिपल हो जाएगा, लेंथ को अगर हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। देखिए इसमें सेकंड इसका जो डिपेंडेंसी है, इसका जो इफेक्ट होता है, वो अफेक्ट पड़ता है, वो किसमें पड़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया देखो यहाँ पर एरिया डबल हो जाता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधा। क्योंकि इसको जैसे हम डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। यदि इसको हम क्या कर देंगे, इसको आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में डिपेंड करता है। तो यदि हम रेडियस को अगर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाती है इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पे। नेक्स्ट है देखो, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ये। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, देखो इसमें अलग अलग मटेरियल की अलग अलग कंडक्टेंस होती है। जैसे कि हम बात करें, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, जबकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन अपन बात करें जो आयरन वगैरह है वो लेस कंडक्टर होते हैं, वो कम उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है कि अलग अलग मटेरियल में रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। अब देखो यहाँ पर अपन इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे दें, और इन दोनों को यदि मैं एक ही इक्वेशन में लिखूं तो ये देखो इस तरीके से बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि अपन ने इनको एक ही फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं और इक्वल लगाएंगे, और इक्वल लगाने के लिए अपन को कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं रो, और यहाँ पे एल अपॉन ए। अब देखो ये जो रो आया है इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या होता है ये, रजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। अब देखो ओम इंटू मीटर तो होती है। अब इसमें अपन ये बात ध्यान दें कि जो रजिस्टिविटी है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, और ये कैसे क्या डिपेंड करती है। देखो रजिस्टिविटी, पहली बात तो कभी भी है ना, एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे कभी भी क्या नहीं करेगी, डिपेंड नहीं करेगी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है कि रजिस्टिविटी के बारे में। तो रजिस्टिविटी कभी भी क्या नहीं करती, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यहां से मैं देखो इसको रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो देखो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो अब देखो अगर हम क्या करें, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब उस वायर का रेजिस्टेंस विच हैव यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो एंड यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ हो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, रजिस्टिविटी। तो हम बोलेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर which have unit cross section area and unit length is called resistivity। इसको अपन क्या बोलते हैं, resistivity बोलते हैं। इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी, ओम इंटू मीटर। अब देखो क्या होगा, यदि रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वायर की, उतना क्या होगा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इंसुलेटर का मतलब हो गया कि उसमें करंट क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे मटेरियल इन विच करंट डज नॉट फ्लो, करंट जिसमें नहीं फ्लो करता, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे कि हमारे ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है। और यदि हम बात करें कि अगर बाय द वे कंडक्टर क्या होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो हम ये बोलेंगे द मटेरियल, ठीक है ना, विच हैव लेस रेजिस्टिविटी, तो वो क्या हो जाता है, इज कॉल्ड कंडक्टर। उनको क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर्स बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आरबीएससी और सीबीएसई में काफी बार इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसमें किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वो अपन सीखेंगे। देखो सबसे पहली बात तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो अगर क्या हो जाए जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड जुड़े हो तो हम ये बोलेंगे ऑल द रेजिस्टेंस आर जॉइंट एंड टू एंड। एंड का मतलब देखो ये जो ऐसे वायर है इसका जो इसका ये एंड है, ये क्या कर रहा है दूसरे वायर के एंड से जो क्या है ज्वाइन है। ऐसे ही इसका जो क्या नाम से हमारा एंड है सेकंड वाली रेजिस्टेंस का, ये क्या है थर्ड वाले रेजिस्टेंस के एंड से क्या होता है ज्वाइन होता है। तो अगर क्या हो सभी रेजिस्टेंस क्या हो एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा सबके पॉइंट्स अलग अलग है, मतलब दोनों एंड्स अलग है, तो हमने वोल्ट मीटर अलग अलग लगाए और अमीटर यहाँ लगा दिया इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। देखो सीरीज रजिस्टर जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर एक खासियत होती है कि इसमें जो वोल्टेज है वो सब पे अलग अलग होगी, यानी ये जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं वो सब पर अलग अलग होगी, और जो करंट है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इस बात को याद रखो क्या चीज अलग होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और करंट सेम होगा। अब देखो यदि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है तो अपन क्या करते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। जो ये बैटरी प्रोड्यूस कर रही है तो वो कैसे निकलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब इन तीनों को अगर हम जोड़ दे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो V1 है इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होगा IR1, क्योंकि देखो ओम्स लॉ से अपन ने सीखा था V इक्वल टू क्या होता है IR। यदि मैं यहाँ पे बात करूं इस पर V1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो I तो सब में सेम है और R1 पे निकालना है तो IR1 हो जाएगी। ऐसे ही V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR2 और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR3। देखो यहाँ पर ये टोटल V है तो इसका जो अगर अपन फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा IREQ। EQ का मतलब हो गया कि पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको REQ बोलेंगे, और करंट इसमें सब में सेम है। यहाँ देखिए अपन यहाँ से I को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देन इस I से ये I क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है अपॉन में जाके, तो REQ का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया वो क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो कभी भी कोई ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको रेजिस्टेंस दिए हो तो बस हम उनको सिंपली क्या करना है सम करना है, उनका ऐड करना है और हमारे पास क्या आ जाता है उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ये जो मैंने आपके सामने सर्किट बनाया है ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसके अंदर क्या होता है जो भी अलग अलग रेजिस्टेंस की हमने तीन वायर ली है, ये तीनों जो वायर्स हैं ये क्या होती है दोनों ज्वाइन होती है बिटवीन द टू एंड्स, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे व्हेन टू और मोर रेजिस्टिव वायर्स या दो या दो से ज्यादा वायर्स हम क्या कर देते हैं आर जॉइंट बिटवीन द टू एंड्स, दो पॉइंट्स के बीच में हम इनको क्या कर दें जोड़ दें, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो ये बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, की है ये अमीटर है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और ये वोल्ट मीटर है जो पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, वोल्टेज को नापता है पोटेंशियल डिफरेंस को। अब देखो इसमें क्या होता है जैसे बैटरी है, बैटरी से हम करंट यहाँ पे फ्लो करेगा और एक करंट क्या होगा यहाँ पर आने के बाद तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मान के चलो करंट गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3। इस तरीके से करंट क्या करेगा तीनों वायर्स में अलग अलग करंट जाएगा उनकी जरूरत के अनुसार। अब देखो अगर हम इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट्स क्या है सेम है, तो दोनों पॉइंट सेम है तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा वो क्या होगा इक्वल ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर V होगा। अब देखो अब मैं इसमें टोटल करंट निकालना चाहे तो टोटल करंट कैसे निकाल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो ये बात हमको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखनी है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट क्या होता है डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम, और जो सीरीज था उसमें इसका उल्टा था, उसके अंदर करंट तो क्या था सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। अब इसमें करंट डिफरेंट है तो हम करंट को टोटल करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें V इक्वल टू क्या होता है IR, यदि हम यहाँ से I की वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाता है V अपॉन R। तो अब देखो अगर मैं I1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो V तो सबके लिए सेम है और यहाँ पे R1, क्योंकि I1 करंट किसमें फ्लो कर रहा है R1 में, तो इसमें V अपॉन R1। यहाँ क्या हो जाएगा देखो ध्यान से समझो बिल्कुल V अपॉन R2 और ये क्या हो जाएगा V अपॉन R3। ये क्या है टोटल I है। अब इसमें देखो टोटल I का फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन REQ।
यहाँ से अपन EQ के आर EQ क्या है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, और V क्या है, जो ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस टोटल क्रिएट कर रही है। यहाँ से अपन V कॉमन ले लेंगे, तो देखो यहाँ पे V कॉमन आ जाएगा, तो इसकी जगह 1/R1 बच जाएगा, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सारे के सारे V अपन ने कॉमन ले लिए, तो अपने पास क्या बच गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये V क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिवाइड देने पर कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया कि 1/REQ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या होता है, यदि हमारे पास पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन दे रखा है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो अपन जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे कनेक्शंस को जोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज होती है अपन जानेंगे। अपने घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा सही रहता है, वो उसमें रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो इस कारण हम घरों में जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, पैरेलल। लेकिन अब हम यहाँ क्यों पैरेलल करते हैं या फिर सीरीज में क्या नुकसान है वो अपन देखेंगे। देखो पहला नुकसान क्या है, यदि कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है टू वर्क, यानी कि कोई इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, यदि कोई मान के चलो कोई कंपोनेंट है, कोई भी चीज है वो चलना बंद हो गई, तो उसके क्या हो जाएंगे, आगे के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या वर्क करना बंद कर देंगे, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट आगे पास नहीं होगा। तो इसने कहा इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क देन द सर्किट विल ब्रेक, सर्किट टूट जाएगा, एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क, कोई सा भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा आगे का पीछे, क्योंकि सर्किट पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि करंट आगे जाएगा नहीं, सर्किट पूरा नहीं होगा, तो कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करता। सेकंड है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 लगातार जोड़ते रहो उनको तो हमारा रेजिस्टेंस बनता है। जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है सीरीज में और सबसे लोएस्ट होता है पैरेलल में। तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस होने के कारण ये क्या है, इकोनॉमिकल वायबल, मतलब ये हैज नॉट इकोनॉमिकल वायबल, मतलब ये हमारे घरों में योग्य नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है ये हमारे, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वायर्स का, ठीक है। तो इकोनॉमिकल क्या होता है, वायबल नहीं होता। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट। देखो अपन ने सीखा था कि सीरीज जो कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, लेकिन क्या होता है करंट क्या होता है, सेम टाइप का होता है। अब जैसे अपने घर में कोई हीटर है उसको करंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, लेकिन कोई बल्ब है या फिर फैन है उसको करंट क्या चाहिए, कम चाहिए। तो अगर बाय द वे हम सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देंगे तो अगर सेम टाइप ऑफ करंट फ्लो करेगा तो देखो अगर ज्यादा करंट फ्लो कर गया तो हमारी डिवाइस क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फूक जाएगी एक तरीके से। इसलिए इसमें क्या होता है, हम एक ही सीरीज कनेक्शन में बल्ब और हीटर को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप वैल्यूज ऑफ करंट की नीड होती है। तो ये सब डिसएडवांटेज है, इस कारण से हम घरों में क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो इसमें होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा घरों में जैसे ट्यूबलाइट, पंखा, जैसे मान के चलो आप 1 घंटे तक चल रहा है और आपने कभी उसको अचानक से टच कर दिया तो वो क्या काफी गर्म हो जाता है। अब देखो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वो गर्म कैसे हो गया। देखो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट उसका जो होता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और वो जो वेस्ट होता है वो हीट एनर्जी के रूप में निकल जाता है, क्योंकि एनर्जी कभी भी क्या नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा है ना एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी क्या होती है, हीट फॉर्म में निकल जाती है। ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि व्हेन द करंट इज फ्लो, यदि हम करंट को फ्लो करेंगे इन हाई रेजिस्टिव वायर, मतलब हाईली रेजिस्टिव वायर में से जब करंट फ्लो करते हैं देन इट गेट द एनर्जी, इसमें जो एनर्जी निकलेगी इज डिसिपेटेड एज द हीट। इसमें जो एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, डिसिपेटेड निकल जाती है, किस फॉर्म में निकलती है, हीट की फॉर्म में। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम जब किसी वायर में से क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, और हाईली रेजिस्टिव वायर जस्ट लाइक नाइक्रोम, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, हीट हम एनर्जी इज डिसिपेटेड लाइक द या एज अ हीट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो क्या है कि इसके अंदर अपना अपन क्या करते हैं, मान के चलो एक रेजिस्टिव वायर ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R है और उसमें करंट आई फ्लो कराते हैं। तो व्हेन द करंट आई फ्लो इन द हाईली रेजिस्टिव वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है ना, और हम कब तक कराते हैं, T टाइम तक, ठीक है ना।
फ्रॉम द टाइम टी, मतलब टी टाइम तक या टी टाइम तक उसमें क्या करते हैं, फ्लो कराते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वर्क डन होगा, तो अब वर्क डन क्या होगा, देखो उसके अंदर क्यू वी। तो Q तो क्या है, वो चार्ज है जिसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, एंड द V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन को ये बात भी लिखनी है, देन V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट इन द वायर एंड व्हेन द Q चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। अब देखो ये W अपन में इसने वर्क क्या हुआ, इसके अंदर QV हो गया। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या था, W अपॉन Q। और यहां से अगर अपन बात करें W का फॉर्मूला क्या हो जाता है, QV, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने ये बात पढ़ा है कि Q क्या होता है, चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी, क्योंकि अपन ने ये बात पढ़ी थी कि Q आई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, ये क्या करंट का फॉर्मूला है। तो आई का Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, आई टी, और ये क्या हो जाएगा, V। अब देखो इसके अंदर हम जैसे V का फॉर्मूला लिखें, V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आई टी तो है, V इक्वल टू हमने ओम्स लॉ से पढ़ रखा है आई आर, ये क्या हो जाएगा, आई आर। ये क्या है, ओम्स लॉ है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब देखो ये जो भी वर्क डन हुआ है, जिस वर्क डन, ठीक है ना, ये जो वर्क डन हुआ है या जो एनर्जी हमारी डिसिपेटेड हुई है एज अ हीट, तो ये किस फॉर्म में हुई है, हीट की फॉर्म में हुई है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, H से लिख सकते हैं। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। हम ये बोलेंगे ऑल द वर्क डन, ये जो वर्क डन हुआ है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में हुआ। तो अब इसलिए अपन ने, क्योंकि अपन ने पूरी रजिस्टिव वायर ली थी, तो इसको H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको अपन क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अपन ने पढ़ा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखो इसके क्या 3 पॉइंट होते हैं, क्या क्या होते हैं, देखो पहला पॉइंट क्या है, बहुत इजीली अपन याद करेंगे, जो हीट डिसिपेटेड थ्रू द रजिस्टर, जो हीट क्या होगी, डिसिपेटेड होगी या निकलेगी रजिस्टर में से, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो वो क्या होगी, स्क्वायर ऑफ द करंट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो सर्किट में से फ्लो कर रहा है। एंड देन उसके बाद देखो सेकंड इसकी डिपेंडेंसी क्या है, बहुत इजी लॉ है ये। हीटिंग, जो हीट डिसिपेटेड होगी किससे, थ्रू द रजिस्टर, रजिस्टर में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किसके, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये तो क्या करंट, ये क्या रेजिस्टेंस। थर्ड क्या होगा, जो हीट हमारी क्या होगी, डिसिपेटेड होगी थ्रू द कंडक्टर, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम पीरियड के, ठीक है ना, किसके, टाइम के क्या होगी, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जिसमें से करंट, जितनी देर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अंटिल द करंट फ्लो इट, तो वो टाइम के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरीके से हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको याद रखो। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब इसको ध्यान से समझो, ये होता क्या है। देखो ये एक तरीके की सेफ्टी डिवाइस है, जैसे हमारे घरों में करंट ज्यादा फ्लो होता है या कुछ भी वोल्टेज बहुत तेजी से बढ़ती घटती है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारे एप्लियंसेस जैसे गीजर और ये बहुत जो बड़े एप्लियंसेस है, एसी, ये सब खराब हो सकते हैं, तो ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, घरों में फ्यूज लगाते हैं। आजकल तो वैसे एमसीबी लगने लग गई, लेकिन अपन फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है इन हाउस होल्ड सर्किट, जो हमारे घरों में सर्किट होता है उसकी क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। अब ये क्या करती है, देखो कैसे सेफ्टी करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, सर्किट को, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाईली इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी इलेक्ट्रिक सर्किट को हमारे घरों के, ठीक है ना, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ, कैसे करके, स्टॉप करके फ्लो ऑफ अनड्यूली हाईली इलेक्ट्रिक करंट को रोक कर क्या करती है, हमारे सर्किट को बचाती है। अब ये फ्यूज बना किससे होता है, देखो पहली बात तो इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फिर बना किससे होता है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ एनी एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, मतलब लेड और टिन के एलॉय से क्या होता है, हमारा फ्यूज बना होता है। ये अपन को याद रखना है, फ्यूज किससे बना होता है, लेड और टिन के एलॉय से। और इसको हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दो बातें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच हैज एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सही रहे, क्योंकि जो एलॉयज होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मीडियम रेंज का आ जाता है। तो इसने कहा इट कंसिस्ट ऑफ एनी एलॉय, या एलॉय से बना होगा लेड और टिन के किसी भी। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, जब व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जब करंट फ्लो करेगा कि सर्किट में, एक्सीड्स द सेफ लिमिट, मतलब जब एकदम से बहुत ज्यादा करंट आ गया, सेफ लिमिट से ज्यादा का क्या आ गया, करंट फ्लो कर जाता है सर्किट में, एक्सीड द सेफ लिमिट,
तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका इंक्रीज हो जाएगा और फ्यूज क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन, फ्यूज की वायर क्या हो जाएगी टूट जाएगी। जैसे ज्यादा करंट आया फ्यूज वायर ब्रेक हो गई, मेल्ट हो गई और मेल्ट हो गए ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गया इससे सर्किट और इससे क्या हो जाएगा हमारा जो मेन जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा आगे का इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा सेव हो जाएगा। मतलब कि फ्यूज एक तरीके से एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे अदर एप्लियंसेस को बचाती है, लेड और टिन के अलॉय से बनी होती है और इसको हमेशा सीरीज में हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। देखो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें अपन ये देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। देखो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है हमारा सर्किट कंज्यूम करेगा इन पर यूनिट टाइम। देखो पावर का फॉर्मूला अपन ने पहले भी पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन यहाँ पे देखो वर्क क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। तो अब देखो अपन ने देखा इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट, हम जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम होती है इन पर यूनिट टाइम एक सेकंड में, तो ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है पर सेकंड में जितनी कंज्यूम होगी वो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इसके कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे बनाते हैं। ये जो W है इसका अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे देखो अगर अपन ने पढ़ा था V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा वी क्यू, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं वी क्यू अपॉन टी। अब देखो ये Q अपॉन टी की जगह अपन क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे I लिख सकते हैं, क्योंकि I की वैल्यू क्या होती है अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है Q अपॉन टी। ये इसका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से हम 1 वाट की डेफिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि पावर को जो नापने की यूनिट है वो क्या होती है वॉट होती है। वो क्या होगी इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, इफ 1 मान के चलो इन दोनों की वैल्यू 1 1 कर दे, I की 1 एम्पियर V की 1 वोल्ट, तो यदि 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर मेक्स द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर, 1 वोल्ट करंट फ्लो कराने पर किसी कंडक्टर में से क्या हो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, देन पावर इज 1 वाट, तो पावर भी क्या हो जाएगी 1 वाट हो जाएगी। अब देखो इस फॉर्मूले को मैं और चेंज करना चाहूँ तो हमने ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR, तो इसकी जगह मैं IR रख दूंगा और I पहले से भी है तो इसका फॉर्मूला एक बन जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। यहाँ पे मैंने V की जगह क्या रख दिया IR। अब देखो इसका एक फॉर्मूला और मैं बना सकता हूँ, यदि मान के चलो V तो मैं ऐसे ही रह दूं, I की जगह मैं लिख दूं V अपॉन R, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन R, तो इसका एक फॉर्मूला और निकल के आ जाता है जो होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो इस तरीके से पावर निकालने के कई फॉर्मूले हो गए, I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R और P इक्वल टू VI। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो एक चीज और है जो कॉमर्शियल यूनिट होती है, यानी कि हमारे घरों में जो बिजली नापी जाती है वो यूनिट्स में आती है और एक यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर में होती है। किसमें होती है किलोवाट आवर में। हमको ये भी ध्यान रखना है कि एक हॉर्स पावर जो हमारी मोटर वगैरह है हॉर्स पावर में आती है वो कितने वाट, उसका मतलब कितना होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं 746 वाट होते हैं। तो हमको ये वैल्यू याद रखनी है कितने वाट होते हैं 746 वाट होंगे किसमें एक हॉर्स पावर में। किलोवाट आवर हमारी क्या होती है यूनिट होती है। अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे हम यहाँ से मान के चलो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि ये वर्क को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं P इंटू टी। जैसे हमको मान चलो घर का खर्चा निकालना है, कोई जैसे हमको बोल दिया 40 वाट की ट्यूबलाइट है 10 घंटे चलती है, तो अब हम क्या करेंगे वो 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस तरीके से हमारा क्या होता है कि उसकी टोटल कंज्यूमिंग पावर आ जाती है। जब हम क्या करते हैं पूरी तरह सभी सर्किट्स जो भी हमको दे रखा है जैसे बल्ब दे रखा है इन सबको ऐड करके 1000 का डिवाइड दे देते हैं तो किलोवाट आवर में हमारी यूनिट आ जाती है, क्योंकि हमारी यूनिट किसमें होगी किलोवाट आवर में। और ये जो अपन जो कैलकुलेट कर रहे थे वाट आवर में था तो हम उससे 1000 का डिवाइड दे देते हैं और फिर जो भी हमको अगर वैल्यू दे रखी होती है, जो भी हमको पैसे दे रखे होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके या रुपए से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं खर्चा निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में पूछे जाते हैं कि हम किस तरीके से घर का खर्चा निकाल सकते हैं, ठीक है।